हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि टर्म 1 एग्जाम कंप्लीट हो गया आप लोगों का, अब टर्म 2 की बारी है। जो भी कमी टर्म 1 में रह गई हो आप लोग के द्वारा, अब उसको आप भूल जाइए, वो गलती दोबारा ना हो। टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आप लोग कर रहे होंगे। टर्म 2 में सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है जिसके बारे में आप लोग को एक डर लगता है, वो नेशनल इनकम का होता है। तो आज मैं नेशनल इनकम के जो टॉपिक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। आज का टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है कि नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नेशनल इनकम क्या है। हाँ, जो छात्र आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? नेशनल इनकम, दो इसमें बेटा वर्ड है, एक है नेशनल, दूसरा है इनकम। जो ये दोनों वर्ड है, यदि उसको हम लोग यदि यहां पे क्लियर कर लें तो आधी समस्या हम लोग की दूर हो जाएगी। नेशनल और एक है बेटा इनकम। नेशनल का मतलब हुआ पूरा कंट्री, और इनकम का मतलब होता है आमदनी। पूरे कंट्री में जितने भी लोग हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, वो जो काम करते उसके बदले उनको कुछ आमदनी मिलता है, कुछ पैसे वो पाते हैं। तो जब सबको हम ऐड कर देंगे, मुन्नू ने कितने पैसे अर्न किए, टुन्नू ने कितने पैसे अर्न किए, चुन्नू ने कितने पैसे अर्न किए, सभी फैक्टर्स के इनकम को यदि ऐड कर दें तो उसका जो वैल्यू होगा वो नेशनल इनकम कहलाता है। क्लियर? नेशनल का मतलब एक कंट्री के जितने भी फैक्टर्स हैं, उनको जो रिवार्ड मिला उन सबको ऐड कर दिया जाए। एक साल में उन लोगों ने कितने पैसे अर्न किए अपने फैक्टर के बदले, उसको कहते हैं बेटा नेशनल इनकम। यानी कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। अब बेटा यहां पे वर्ड लिखा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब होता है, यहां देखो बेटा मैंने नीचे बनाया हुआ है, पहले बताते हैं। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। फिर इसमें भी एक ये नया कॉन्सेप्ट, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि अकाउंटिंग ईयर का मतलब अप्रैल टू मार्च के दौरान जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स है उस कंट्री के, उनके द्वारा, ऑफ अ कंट्री बेटा यहां दो बार हो गया, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, उनके जो कंट्रीब्यूशन है फैक्टर्स के बदले उन सबको ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है क्या चीज? क्या बनेगा? नेशनल इनकम। क्या बन जाएगा बेटा? नेशनल इनकम। इसमें मैं इसको कंफ्यूज आप नहीं होंगे। हटा देते हैं। National income is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during the period of an accounting year. ये डेफिनेशन का नेशनल इनकम का। जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाय नेशनल इनकम, देन
आपको लिखना चाहिए कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अब इसमें एक एक करके मैं समझा दूं आप लोग को कि फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है। पहले आप फैक्टर समझिए। फैक्टर इनकम में फैक्टर बेटा कितने होते हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ठीक है, एंटरप्राइजेज। लैंड का कोई ना कोई ओनर होगा, उसको कहते हैं लैंडलॉर्ड कहते हैं। लेबर का कोई ओनर होता है, यस, लेबरर होता है। कैपिटल का ओनर कैपिटलिस्ट होता है और एंटरप्राइजेज का बेटा एंटरप्रेन्योर होता है। तो लैंड के ओनर को जो रिवार्ड मिलेगा उसको कहते हैं रेंट। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं रेंट कहते हैं। लेबर का जो ओनर है लेबरर, उसको रिवार्ड क्या मिलता है बेटा? वेजेज। कैपिटल के ओनर को हम लोग कहते हैं कैपिटलिस्ट, उसको क्या रिवार्ड मिलता है? उसको इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरप्राइजेस का जो ओनर होगा वो एंटरप्रेन्योर होगा, उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है, इन सबको ही हम लोग क्या करते हैं? इन सभी को हम लोग ऐड करते हैं। क्या करते हैं? इसको ऐड कर देंगे, है ना? तो ये जो रिजल्ट होगा वही क्या हो जाएगा बेटा? वो रिजल्ट ही होता बेटा यहाँ पे नेशनल इनकम। इन्हीं को क्या करते बेटा? सबको ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा आपका नेशनल इनकम। क्लियर? समझा बेटा? नेशनल इनकम में अभी आपने देखा कि फैक्टर इनकम की जो बात हो रही थी, तो वो फैक्टर इनकम क्या बेटा? रेंट है, वेजेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट, इन सभी को जोड़ देंगे और यही वैल्यू क्या होगा? उस कंट्री का नेशनल इनकम होगा। और फैक्टर कौन होंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज। ओनर कौन है उसके? लैंडलॉर्ड। लैंड का ओनर लैंडलॉर्ड, लेबर का ओनर लेबरर, कैपिटल का ओनर कैपिटलिस्ट, एंटरप्राइजेज का ओनर एंटरप्रेन्योर, उसको मिले प्रॉफिट। अब हमने जो अपनी कोचिंग है हमने रेंट पे ले रखा है, तो रेंट का मतलब क्या हुआ कि वह मकान किसी का होगा, जमीन किसी की होगी, उसको हम यूज कर रहे हैं। तो वो जो लैंड है किसका है? लैंडलॉर्ड का है। उनसे हमने प्रॉमिस किया है, उनसे एग्रीमेंट किया है कि आप मुझे ये जमीन दे दीजिए, ये मकान दे दीजिए और 1 महीने यूज करेंगे, 1 महीने करेंट ये होगा, मैं आपको रिवार्ड दूंगा। मैं कहीं काम कर रहा हूं बेटा, ठीक है? तो जो देखो बेटा, कंफ्यूज मत होना, लेबर और लेबरर दोनों ये डिफरेंट वर्ड है। लेबरर का मतलब होता है कि जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसके द्वारा एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, वो लेबर है। ये कहा जाता है कि मैं लेबर कर रहा हूं, तो लेबर कौन कर रहा है? लेबरर कर रहा है। टीच कौन कर रहा है? टीचर करता है। वर्क कौन कर रहा है? वर्कर कर रहा है। ठीक बेटा? तो जो उसको रिवार्ड मिलेगा उस रिवार्ड को क्या कहेंगे बेटा? वेजेस कहेंगे। अब इसको, इस वेजेस को हम कई तरीके से कहते हैं। टीचर, मैं भी बेटा क्या हूं? मैं लेबरर हूं, लेकिन अब ये क्योंकि मैं स्किल्ड हूं इसलिए आप कहते हैं आप टीचर हैं, मुझे भी वेजेज मिलता है। आप ही नहीं कि सर आपकी मजदूरी कितनी हुई है, तो वही चीज, लेकिन आप उसको कितने रिस्पेक्ट से कहते हैं, सर आपकी फी कितनी हुई। ओके, वेजेज है। कैपिटल का ओनर कैपिटलिस्ट, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरप्राइजेज का जो ओनर होता है बेटा उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर कहते हैं, और उसको मिलता है बेटा प्रॉफिट। तो इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो ये हो गया बेटा फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम जो होगा किसके द्वारा होगा? तो यहां बेटा देखो लिखा है नॉर्मल रेसिडेंट्स। क्या लिखा है? नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स किसको कहते हैं भाई? हु इज नोन एज अ नॉर्मल रेसिडेंट, है ना? यदि नॉर्मल रेसिडेंट्स की बात करते हैं बेटा, इसमें आता बेटा कि हाँ, नॉर्मल रेसिडेंट्स, अ नॉर्मल रेसिडेंट्स इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्न। जिस कंट्री में से संबंधित वहां पे वो रह रहा हो, ठीक है? ऑर्डिनरली, है ना? ऑर्डिनरली रिसाइड्स, ठीक है बेटा? क्या करो बेटा? ऑर्डिनरली रिसाइड, यहां पे आई कर लेंगे। ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्न, यानी कि यदि हम इंडिया की बात करें तो वो इंडिया में रह रहा हो, पहली बात। नंबर 2, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, और जिस कंट्री में रह रहा हो उस कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट से वो संबंधित है, उसका जो ध्यान है, जो उसका पर्पज है उस कंट्री के लिए हो। जैसे यदि कोई यूएसए का पर्सन मिस्टर जॉन आकर के इंडिया में रह रहा है, ठीक है? तो क्यों रह रहा है? पहला तो ऑर्डिनरली रिसाइड्स, हमारे कंट्री में रह रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, वो हमारे कंट्री के
इकोनॉमिक इंटरेस्ट से संबंधित हो। ऐसा नहीं कि ठीक है वो भाई पैसा कमाएगा तो लेकर जाएगा यूएसए को, लेकिन जो प्रोडक्शन करेगा वो तो इंडिया के लिए कर रहा है ना, तो वह क्या हुआ, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के लिए बेटा। क्या बोलोगे, नॉर्मल रेसिडेंट्स, और नॉर्मल रेसिडेंट्स इज सेड टू बी वन, फर्स्ट who ordinarily resides in the country concerned and whose center of economic interest lies in that country। अब एक बात आती है बेटा कि इसमें ordinarily residing में क्या है, a person residing in a country for a period of 1 year or more than 1 year, 1 साल या 1 साल से ज्यादा समय से वो हमारे देश में, ठीक ना, सामान्य रूप से क्या कर रहा हो, निवास कर रहा हो। हाँ, आप यदि ये बात करना चाहते हैं कि अपने ही कंट्री के लोग हैं, आप तो यहाँ के बाई बर्थ है, रेसिडेंट्स है ना, आप तो है ही, लेकिन दूसरा कोई यदि है तो उनके लिए हो गया, तो वह इस कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज्यादा समय से रह रहा हो, ठीक है। अब लिखा भी है बेटा कि दिस पर्सन मे और मे नॉट बी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। आप अपने देश के तो है ही, हो भी सकते हैं, और दूसरे कंट्री के जो नहीं है वो भी इसमें आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यहीं के सिटीजन हो, नागरिकता आपकी यहीं की हो। भाई आपका सिटीजनशिप, हमारी सिटीजनशिप इंडिया की है तो हम तो है, इसमें तो कोई बट है ही नहीं। लेकिन यदि कोई पर्सन दूसरे कंट्री का है और आकर के इंडिया में उसको लग रहा है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आकर काम कर रहा हो, ठीक है, अपना बिजनेस कर रहा हो, उसको क्या कहेंगे, वो इंडिया के लिए नॉर्मल रेसिडेंट्स होगा। कब, जब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री के लिए हो, उसके दिमाग में क्या हो कि मैं काम करूंगा तो उसका जो आउटपुट होगा इंडिया के लिए होगा, और वो लीगल होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, और उसको इंडिया में रहते हुए कम से कम 1 साल हो गया हो। क्लियर? अ पर्सन इज सेड टू have his economic interest in a country when he carry out all his economic activities such as production, consumption or investment in that country। अब ये भी ध्यान रखना, यदि कोई पर्सन किसी दूसरे कंट्री का, यूएसए का मिस्टर जॉन इंडिया में आते हैं, उनका पर्पस क्या है, उनकी अभी भी शादी हुई है, वो हनीमून मनाने के लिए आए हैं, तो उनके द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म किया जाएगा, वो यहाँ घूमेंगे, ठीक है, खाना खाए पिए गए, 1 महीना 2 महीने में चले गए, तो वह इंडिया के लिए नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होंगे बेटा। नॉर्मल रेसिडेंट्स में कम से कम 1 साल हुआ हो, यदि कोई पढ़ाई करने के लिए आया हो, कोई दवा कराने के लिए आया हो, बेटा वह नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं होगा, और उनके इस एक्टिविटी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्रोडक्शन से संबंधित तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री, और उनको ये काम करते हुए कितना बेटा 1 साल हो गया हो या 1 साल से ज्यादा, यानी कि यदि 365 दिन से एक भी दिन कम है और वो चले गए और इससे, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। क्लियर? तो नॉर्मल रेसिडेंट्स जी, एक क्वेश्चन आता बेटा, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया और नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया किसको कहेंगे। देखो, एक मैं अंतर समझा दूं आपको कि ये दो बेटा वर्ड, दोनों बेटा क्या होता है, एनआरआई लिखा जाता है, ठीक है, मैं यहां बता दूं नेक्स्ट पेज पे। एक बेटा है नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक होता था नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। देखो बेटा, इसको भी यहां पे कहते हैं एनआरआई, और यहां भी इनको भी कहते हैं एनआरआई, ठीक। लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट्स किसको कहेंगे, जो हमारे नेशनल इनकम की बात बेटा हम आते बेटा नॉर्मल रेसिडेंट्स में। नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब हुआ कि सपोज करो कि कोई एक बेटा फॉरेन एम्बेसी इंडिया में है, ठीक है, और उसमें यदि कोई अपने अपने ही देश का कोई पर्सन काम कर रहा हो, ठीक है, मोहन काम कर रहे हैं उसमें, ठीक है, मोहन कहां से बिलोंग करते हैं, तो वह इंडिया के हैं, ठीक है, और जो कंपनी है वह कहां की है बेटा, एम्बेसी कहां की है, दूसरे कंट्री की है, ठीक है ना। तो यदि दूसरे कंट्री की एम्बेसी है, उस फॉरेन एम्बेसीज में यदि कोई इंडियन वर्क कर रहा होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स, क्या कहते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कहा जाएगा। लेकिन यदि फॉरेन एम्बेसी, ठीक है ना, इंडिया में कोई फॉरेन एम्बेसी है, उसमें किसी दूसरे कंट्री का ही पर्सन आकर काम कर रहा हो, ठीक है ना, यानी कि जो एम्बेसीज है बेटा, फॉरेन एम्बेसीज, वो भी कहाँ का है, तो वह
चाइना का है, वह जापान का है, कनाडा का है, और काम करने वाला कहाँ का बेटा, वह श्रीलंका का है। तो उनको क्या कहेंगे, और जो फॉरेन एम्बेसी है कहाँ पे, इंडिया में है, ठीक है, कनॉट पैलेस दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन उसमें काम करने वाला जो पर्सन है उस फॉरेन एम्बेसी में, वो भी कोई फॉरेनर है, उसको कहते हैं नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कहा जाएगा। क्या कहेंगे उसको, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। लेकिन यदि वो फॉरेन एम्बेसी में इंडियन वर्क कर रहा होगा तो वो क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स। क्यों, क्योंकि वो पैसा अर्न किया और वो इंडिया में खर्च कर रहा, इंडिया के लिए हो गया। लेकिन यदि वो फॉरेन एम्बेसी है बेटा, कनाडा का है, जापान का है, ठीक है, थाईलैंड का है, और उसमें आकर के श्रीलंका का कोई पर्सन काम कर रहा होगा, तो वह उनके लिए काम किया, फॉरेन एम्बेसी के लिए काम किया, और उसका पैसा वो कहां जाएगा, दूसरे कंट्री के, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, उनको कहते हैं नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। इंडियन एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का जो ऑफिस है इंडिया में, उसमें इंडियन काम कर रहा होगा, ठीक है, मोहन काम कर रहे हैं, तो मोहन को कहा जाएगा वह नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में आकर के चाइना के जियांग जुंग जुंग उसमें काम कर रहे होंगे, ठीक ना, तो वह क्या कहलाएंगे बेटा, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे। WHO का जो ऑफिस है इंडिया में है, और उसमें काम करने वाला पर्सन यदि इंडिया का है तो उसको कहेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। और यदि इंडिया में WHO का ऑफिस है, उसमें काम करने वाला पर्सन चाइना का जियांग जुंग जुंग है, ठीक है, मिस्टर जॉन है USA के, तो वह क्या कहलाएंगे, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे। अब समझा बेटा क्या डिफरेंस है। लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का, WHO का, ये ऑफिस इंडिया में, उसमें काम करने वाला यदि कोई पर्सन है, लोकल है, इंडिया का है, वो नॉर्मल रेसिडेंट्स होगा। और उसमें काम करने वाला पर्सन जो है कोई दूसरे कंट्री का हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कहलाएगा। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के एम्बेसडर किसी दूसरे कंट्री में जाकर काम करेंगे, तो ठीक है, कंट्री भले ही दूसरे कंट्री में गए, लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं, इंडिया के लिए, इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा बेटा, वह कहलाएगा नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। बट एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर इन इंडिया, भारत में कोई एम्बेसडर है किसी दूसरे देश के, तो वह काम करेंगे तो किसके लिए, वो इंडिया के लिए नहीं, वो अपने देश के लिए काम करेंगे, ठीक ना, तो वह कहलाएंगे नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। क्लियर। द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ मोर देन वन ईयर और मोर देन 1 ईयर, ठीक है, लेकिन उनका यदि पर्पज क्या बेटा, मोर देन 1, अदर देन बेटा घूमने के लिए आए हूं, पढ़ने के लिए आए हो, ट्रीटमेंट के लिए आए हो, ठीक है, वह इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अलावा आए हैं, उनका पर्पज क्या है, इंडिया के किसी फैक्ट्री में, फर्म में काम करने के लिए आए हैं, और उनको यहाँ काम करते हुए 1 साल या उससे ज्यादा हो गया, तो वह क्या कहलाएंगे बेटा, वह कहलाएंगे नॉर्मल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे। बट द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स, कभी कभी होता है बेटा, हम लोग कोई मशीन दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो वो लोग जो आते बेटा यहाँ पे उसको इंस्टॉल करने के लिए, वो क्या कहलाएंगे, वो नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे। ठीक। अब सपोज करो बेटा कि यदि USA का कोई फ्लाइट है, तो उसमें जो एयर होस्टेज होती हैं, पायलट होते हैं, जो क्रू मेंबर्स है, वो आते हैं, और यहाँ आए 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन रहे, 2 दिन, फिर उसके बाद उनकी फ्लाइट चली गई, तो वो क्या कहलाएंगे इंडिया के लिए, वो नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे, है ना। लेकिन AB पटनायक जो पायलट है बेटा, अब AB पटनायक ठीक है, इंडियन एयरलाइंस के पायलट हैं, और वह अपनी जहाज को लेकर के वह कहाँ गए, तो वह वाशिंगटन DC गए, अमेरिका गए, ठीक, तो वह क्या कहलाएंगे, वो गए अपने जहाज को लेकर के, जो भी उस फ्लाइट में क्रू मेंबर्स होंगे वह काम करें किसके लिए, इंडिया के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, वो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे। अब समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत, ओके। 2 पॉइंट बेटा हम लोगों ने समझ लिया। पहला क्या बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या था, फैक्टर इनकम,
ये काम ही हो गया। दूसरा बेटा नॉर्मल रेसिडेंट, बेटा समझ में आ गया। अब तीसरे की बारी आ गई है, वो क्या है? तीसरे की बारी बेटा नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक ना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन। अब इसमें बेटा क्या है? इसमें एक आता बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर टू इकोनॉमिक टेरिटरी विच इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन पॉलिटिकल टेरिटरी। इकोनॉमिक, इसको बताइए आप लोग समझ लीजिएगा। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, यानी विच पर्सन, जहां से भी हो, विद इन विच पर्सन, ठीक है, गुड्स एंड कैपिटल, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेटेड फ्रीली, ठीक ना, उसको कहते हैं क्या चीज? उसको कहा जाता है इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक ना। ये जो डेफिनेशन है बेटा किसने दिया? तो ये यूनाइटेड नेशन में इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया इसको। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्संस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेटेड फ्री। बेटा ये कॉमा है, पर्संस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेटेड फ्री, उसको कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उसको? डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाता है। ऑप्शन में बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या है? ओके बेटा एक चीज बताते हैं आपको, हम लोग कभी कभी समझते हैं कि जो हमारे देश की जो सीमा है ना, सपोज करो एक ऐसे बेटा समझ लो, इस तरीके बेटा, ये मान लो कि ये नक्शा है, यहाँ बेटा मुंबई है, तो जो ये मुंबई है, ठीक ना, अब हम समझते हैं हमारे देश की सीमा यहीं तक है। नहीं, हमारे देश की सीमा जो समुद्र में भी होती है बेटा, तो समुद्र में भी प्रोडक्शन होता है बेटा, किस चीज का? मछली का क्रूडाइल निकाला जाता है। अब हम मछली को पकड़ा जाता है, उसका पर्पस क्या होता है? केवल भून कर खाने के लिए। ठीक ऐसा नहीं कि जो मछुआरा है, जो फिशरमैन है, वो मछली पकड़ रहा है तो वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उस मछली को पकड़ करके क्या करेगा? वो लाएगा, उसको सेल करेगा और उससे इनकम होगा बेटा, वो हमारे नेशनल इनकम में ऐड होगा। ये वर्ड आता है ना बेटा, कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आता है कि पाकिस्तान के मछुआरों ने भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया क्योंकि उनके सीमा में प्रवेश कर गए थे। भाई ये क्या उनके जो बाउंड्री उसमें नहीं, बल्कि ये जो समुद्र में भी बाउंड्री हम लोग का है। तो सपोज का हमारा बाउंड्री बेटा यहाँ तक है ना, तो अब यहाँ तक तो ये जो मिस्टर मुन्नू है, ये गए मछली पकड़ने के लिए, बोट से गए। भाई उनकी जो बोट होती है ना, उसमें इंस्ट्रूमेंट लगा दो जो बताता है कि आप कितनी दूरी पे हैं और आपका जो डिस्टेंस है वो कितना तक और है, ठीक ना, आपकी देश की सीमा कहाँ तक है। उसमें ऐसा नहीं बेटा कुछ उसमें फेंसिंग होता है, उसमें तार लगा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये भी कभी कभी मन बढ़े ही करते हैं बेटा, कि देखा कि कोई नहीं है और ये लोग, भाई इनका जो बाउंड्री यहाँ पे है और लोग चले गए यहाँ पे चले गए, ठीक है। और पाकिस्तान का सज्जाद यहाँ पे वो भी मछली पकड़ रहा था, वो देखा और तुरंत आए और इनको सब खींच कर चले गए, ठीक। और यही आता न्यूज में कि भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान वालों ने पकड़ लिया, उनका कहना है कि वो हमारे देश की सीमा में प्रवेश कर गए थे, समुद्री सीमा में आ गए थे, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मुन्नू है वो यहाँ पे मछली पकड़ रहा होता है ना, और यहाँ पे शहजाद है, ठीक है, और अमीर है, ये दोनों ये समझे कि भाई ये तो बहुत दुबले पतले कमजोर है, और आए और अपने बोट से और इनको पकड़ करके और घसीटते लेके चले गए, मन बढ़े की ये सब भी है। ये क्या कि भाई हमारे देश के, लेकिन वो क्या न्यूज बनाते हैं, वो पाकिस्तान की सीमा, अरे पाकिस्तान की सीमा प्रवेश नहीं किए थे, ये बदमाशी सब करते, ठीक। तो ये जो चीजें होती है बेटा, यहाँ पे जो हम समुद्र में भी क्रूडाइल निकालते हैं, समुद्र में मछली जाकर पकड़ते हैं, ये क्या होगा? ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा सब। इसमें क्या है? ये उसी का पार्ट है ना। अब इसके बाद से बेटा ये 2 पॉइंट हो गया, 2 नहीं बल्कि 3 पॉइंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इसको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है ना। अब है रिलेटेड एग्रीगेट्स। जब आप नेशनल इनकम की बात करते हैं बेटा, तो रिलेटेड एग्रीगेट्स की बात होती है। तो इसमें बेटा 8 जो मेन है बेटा, ये रिलेटेड एग्रीगेट्स है। पहला जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैं एक चीज बता दूं आपको कि जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं ना, तो नेशनल इनकम की जो शुरुआत होती है बेटा, ठीक है, वो कहां से होती है, इसको आप ऐसे समझो बेटा।
GNP ऐसे लिख लो। और इसके दो पार्ट होते बेटा, एक होता मार्केट प्राइस और एक होता बेटा फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? एक मार्केट प्राइस होता है और एक फैक्टर कॉस्ट होता है। एक इसकी बात है बेटा, सॉरी, इसमें बेटा सबसे पहले स्टार्ट होता है कहां से? जीडीपी से होता ना। इसको हटाते हैं। ये बेटा जीडीपी है ना। तो जीडीपी एमपी, यानी कि नेशनल इनकम की जो शुरुआत होती है बेटा कहां से होती है? जीडीपी एमपी से होगा बेटा। कहां से होता है? जीडीपी एमपी से होगा। ठीक, यानी ऐसे आप कह सकते हो कि नेशनल इनकम का सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बेटा वो क्या होता है? जीडीपी एमपी होता है। ठीक ना। यानी कि इसके दो बेस है बेटा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कितने बेस है? दो। एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक ना। अब इस पर हम लोग बेटा अगले वीडियो में मैं इस पर डिस्कस करूंगा आप लोग को। फिर इसके बाद से क्या होता है बेटा? एनडीपी होता है। क्या होता है? एनडीपी। इसके भी दो बेस होते हैं। क्या? एक मार्केट प्राइस होता है और एक फैक्टर कॉस्ट होता है। क्या होता है? एक मार्केट प्राइस, दूसरा फैक्टर कॉस्ट होता है। ठीक है। और फिर होता है क्या? एनएनपी, एमपी और एनएनपी एफसी। यानी कि इसके भी दो पार्ट देखो। दो यहां पे हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दो हो गया। ठीक है, दो चार। ठीक है ना। इसमें कोई बेटा एक मिसिंग है देखो तो। यस, जीएनपी, जीएनपी, एमपी और एफसी। ठीक। तो दो इसके हो गए बेटा, दो इसके हो गए चार, दो इसके हो गए बेटा छह और दो इसके हो गए आठ। ठीक ना। तो नेशनल इनकम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो जीडीपी एमपी होता है। और नेशनल इनकम किसको कहते हैं बेटा? तो वो उसको कहते हैं बेटा, बताओ। इसको बेटा कहते हैं ना फैक्टर कॉस्ट को। किसको कहते हैं बेटा? फैक्टर कॉस्ट को कहते हैं। ठीक। एनएनपी एफसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नेशनल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। यानी कि नेशनल इनकम की शुरुआत कहां से बेटा? जीडीपी एमपी से हो रही है और एंड कहां हो रहा है? एनएनपी एफसी पे। ठीक है ना। अब इसके बीच में देखो बेटा कई सफर है। ग्रॉस है, हाँ, डोमेस्टिक है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, हाँ, नेट, नेशनल, ये बहुत सारी चीजें हैं। इसका जो कन्वर्जन कैसे होगा, इसमें आप लोग बेटा सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। ये अगले वीडियो में इस पर मैं डिस्कस करूंगा। आप छोड़िएगा इस चीज को। यानी कि ग्रॉस से हम कैसे नेट में जाते हैं, डोमेस्टिक में कैसे नेशनल में जाएंगे, मार्केट प्राइस से कैसे फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट से कैसे मार्केट प्राइस में। तो जो मैं आपको वहां टेक्निक समझाऊंगा वो आपको बेटा बिल्कुल यूनिक लगेगा। और आपने उस टेक्निक का प्रयोग किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप खुद देखोगे आपसे गलती 0% भी नहीं होगा। आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। और उसमें उसी टेक्निक का यूज करोगे। जितने भी नेशनल इनकम, इतने फार्मूले बेटा आप नहीं याद कर पाओगे। बहुत सारे फार्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है भाई, कहीं कहीं तो है कि याद करना पड़ेगा। लेकिन आप इतने फार्मूले बेटा कैसे याद करो? अभी देखना इसमें कितने फार्मूले बनेंगे, कैसे कैसे आप उस आते हैं वापस। ठीक ना। तो नेशनल इनकम के रिलेटेड एडिएट्स बेटा क्या क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं इसको। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। ये बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो चीज बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कन्वर्जन में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कन्वर्जन का मतलब कि देखो बेटा यहाँ पे ग्रॉस है और यहाँ पे नेट है। पहला तो ग्रॉस से, ये ग्रॉस है बेटा ना, देखो यहाँ ग्रॉस है और उसके बाद बेटा क्या है? नेट है। ये दोनों नेट है। तो ग्रॉस से नेट में कैसे आते हैं? ठीक है। यहाँ बेटा देखो डोमेस्टिक है, हाँ? और यहाँ बेटा क्या है? नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे जाएंगे? और उसके बाद से देखो बेटा ये मार्केट प्राइस है और ये फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे होंगे कन्वर्जन? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्जन होगा? तो एक एक चीज बेटा मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को। ठीक है। और उतना आप देख लेंगे तो समझिए कि आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मिसिंग वैल्यू आता है, न्यूमेरिकल होगा उसमें सॉल्व करने के लिए, ये हेल्प करेगा। यानी बेसिक चीज है बेटा, आप इसको छोड़िएगा नहीं। और यदि आप ये नहीं समझ पाओगे समझो आपको आगे दिक्कत आएगी। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा।
इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिए, और आपको इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। ओके, चलिए, थैंक यू। फिर बेटा हम अगले वीडियो मिलते हैं, कोई वीडियो मिस ना हो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वो मिल जाए। ओके, थैंक यू।